आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण में हैं और हमारा प्रश्नावली 3 पर ही है। मैं क्वेश्चन 11 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 10वां को छोड़ा हूँ, इसी वीडियो में लास्ट टाइम करेंगे उसे, ठीक है। क्योंकि ये जो 11वां प्रश्न है कुछ ना समझ के लिए है और सबसे ज़्यादा कठिन यही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल में भी ठीक इसी प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न दिया है, उसको भी बता दूंगा, ठीक है। उसे आप हल करना, यहीं पे बता दूंगा, सेम टू सेम लिखा है, केवल अंक बदले, ठीक है। तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा कठिन है और इसे थोड़ा ध्यान से समझना कैसे हल करना है, ठीक है। तो पहले तो ये प्रश्न बता दूं आपको क्या है। देखो, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, ठीक है। उन्होंने भोजन पर व्यय यानी खर्चे के लिए, भोजन पर खर्चे के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए। एक एक का नहीं ना, सभी ने मिलकर 480 रुपये इकट्ठे किए हैं। ऐसा नहीं कि एक को लगेगा 480 रुपये, नहीं। सभी विद्यार्थियों ने योजना बनाई और सभी ने केवल 480 रुपये ही भोजन पर खर्चा के लिए इकट्ठे किए, ठीक है। ये सभी के लिए, एक का नहीं। लेकिन उनमें से क्या है, 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। जो योजना बनाई थी, ठीक है, उनमें से ना 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, जिससे क्या है कि प्रत्येक, यहाँ देखना प्रत्येक लिखे, यानी एक का हमें कार्य करना होगा एक के लिए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े, ठीक है ना। जैसे पिकनिक पर कुछ विद्यार्थी गए लेकिन 8 विद्यार्थी नहीं गए और 480 रुपये क्या है कि इकट्ठे किए थे भोजन पर खर्चा के लिए, लेकिन 8 नहीं गए। लेकिन जो जाएंगे अब उसको क्या है, अतिरिक्त पैसा लगेगा ना भाई, अतिरिक्त 10 रुपये अधिक लगे बोल रहे हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल 480 रुपये है। देखो, योजना बनाने वाले विद्यार्थियों ने भोजन पर वे 480 ही जुटाए और जब 8 विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए, फिर भी जितने भी जाने वाले विद्यार्थी थे, ठीक है, यहाँ पे जाने वाले विद्यार्थी की संख्या को क्या निकालनी है हमें। तो पिकनिक पे जो जाने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने भी केवल 480 रुपये इकट्ठे किए इस भोजन के खर्चे पर। यानी 8 विद्यार्थी नहीं गए तो ये 480 घटे नहीं, इतना का इतना ही है दोनों पक्षों में, ठीक है। ठीक है, तो हमें पिकनिक पर जाने के कितने विद्यार्थी गए निकालना है। तो मैं हमेशा ये बताते आ रहा हूँ कि जो पूछा गया है उसको ही हम माना करके लिखेंगे, लेकिन हम इसमें भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। लेकिन हमें कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के जाने की योजना बनाई, जो योजना बनाई है उन विद्यार्थियों को हम एक सौ मानेंगे। तब जब 8 विद्यार्थी नहीं गए उसको घटा देंगे 100 - 8 से, ठीक है। तो मैं माना करके ये लिखता हूँ, माना कि योजना, माना कि पिकनिक पर योजना बनाने वाले, इधर लिखता हूँ, योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, ठीक है। और x विद्यार्थियों ने कितना पैसे जुटाए, 480 रुपये। यहाँ पे प्रत्येक लिखा है ना, तो हम एक एक के लिए कार्य करेंगे, एक आगे समझ जाओगे क्या एक के लिए कार्य करेंगे। तो 100 विद्यार्थी मतलब योजना बनाई पिकनिक पर जाने के लिए, तो आगे लिखेंगे और x
विद्यार्थियों यानी एक्स क्या है, पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। एक्स विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय बराबर कितना, 480 रुपये, ठीक। ये क्या है, एक्स का मतलब पूरा पढ़ना, ठीक है। पिकनिक पर योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक्स द्वारा भोजन पर व्यय 480 रुपये, ठीक, रुपये। तो एक विद्यार्थी, यहाँ पे पूछे ना, प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े, यानी एक एक विद्यार्थी को क्या देना पड़े, 10-10 रुपये अधिक। तो हम यहाँ पे ना एक विद्यार्थी कर लेंगे, तभी तो ये +10 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये एक्स कितनी ही मात्रा में है, ठीक है। ये इस बात को समझना, प्रत्येक लिए यानी एक एक विद्यार्थी देंगे, +10 +10 +10, इसलिए इस +10 को किस में जोड़ेंगे, एक विद्यार्थी के खर्चे पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक विद्यार्थी का खर्चा निकालता हूँ भोजन पर। तो अतः एक विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थियों है, यहाँ पे विद्यार्थी मतलब एक, ठीक है। एक विद्यार्थी के द्वारा भोजन पर व्यय, ये क्या होगा, अगर सबका 480 है तो एक का निकालेंगे तो क्या बटा कर देते हैं हम, ठीक है ना, भाग कर देते हैं, तो ये 480 क्या है, बट जाता है एक एक सब में बराबर कितनी मात्रा में, तो 480 बटा एक्स। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको, मान लो 500 रुपये है, ठीक है, और आप 10 विद्यार्थी हो, तो ये 500 रुपये कितने कितने लगेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। देखो मैंने भाग कर दिया ना, तो भाग करूँ 0 0, तो कितना आया, 50 रुपये, ठीक है ना। जिसको हम बांटना है उसको अंश में रखते हैं, और जिसमें बांटना है, जिसका बंटवारा करना है उसको अंश में रखते हैं, और जिनसे बांटना है उसको हर में लेते हैं। हमको विद्यार्थी में बांटना था, किसको, 500 रुपये को, ठीक। वैसे ही यहाँ पे ये 480 रुपया क्या है, 480 रुपया भोजन पर खर्च है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों का जो योजना बनाई है, ठीक है, एक सौ विद्यार्थी द्वारा। अब देखो यहाँ पे एक और पात्र निकलेगा, ठीक है, एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय, कौन, योजना बनाने वाला। अब क्या प्रश्न में कहा जा गया है, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी, उनमें से मतलब एक समय क्या है, 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को पहले यहीं पे जा पाए नहीं जा पाए तक देखते हैं। क्या है, 8 विद्यार्थी नहीं गए, तो लिखेंगे अब है ना, ये अब 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, तब पिकनिक पर जाने वाले, ठीक है, ये वाले है, वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 8 विद्यार्थी क्या है, पिकनिक पर नहीं जा पाए, बनाए थे योजना 100 लोगों ने, 8 लोग नहीं जा पाए, तो 100 में घटा देंगे 8 को, तो ये अब निकल के आया, 2 पात्र बन गए हमारा, एक तो योजना बनाने वाला 100 और दूसरा पिकनिक पर जाने वाले
क्या? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब ये क्या है, ये पिकनिक पे जाने वाले विद्यार्थी की संख्या है, तो इन्होंने भी कुल 480 रुपये ही जुटाए भोजन के लिए, जिसके कारण इनको 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है, रुपये 480 ही है दोनों पक्ष में। ठीक है, 8 विद्यार्थी कम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि 480 में क्या है, घट गया। यहाँ पर भी, यहाँ पे और करके लिखता हूँ, और x-8 यानी पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी में विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय इन्होंने भी चुकाए हैं। देखो 8 कम हो गया, देखो 8 कम हो गए, फिर भी इन्होंने भी 480 रुपये ही जुटाए। ठीक है, यहाँ पे देखो x विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय 480 है, x क्या योजना बनाए। यहाँ पे देखो x-8 यानी 8 लोग नहीं गए, फिर भी विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय 480 ही है, यानी ये दोनों बराबर ही रहे हैं। ठीक है, होता है ना, कई बार होता है सब मिल के भोजन समान होता है कभी कभी किसी होटल में या किसी चीज़ को खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब पिकनिक पर जाने वाले एक विद्यार्थी के द्वारा कितना रुपए दिया यहाँ पे निकालते हैं। अतः क्या लिखें, एक विद्यार्थी पिकनिक पर जाने वाले, यहाँ पे ना एक विद्यार्थी के द्वारा जाने वाले के द्वारा भोजन पर व्यय कितना होगा। एक तो जाने वाला क्या है, 1-8 और जाने वाले लोग हैं 1-8 और उनका भोजन पर व्यय 480। तो एक विद्यार्थी का वही बताए ना, भाग कर देंगे 480 को 1-8 से। इस तरह से हमें दो पात्र प्राप्त हो गए हैं, दो कंडीशन। एक योजना बनाने वाले, एक विद्यार्थी के द्वारा भोजन पर व्यय। ठीक है, ये योजना वाला है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पष्ट, एक विद्यार्थी पिकनिक पर जाने वाले के द्वारा भोजन पर व्यय मतलब खर्चा होता है। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को हम एक और कंडीशन दिए हैं, आगे इसको दिखाता हूँ मैं, जिससे क्या है ना, प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। अब ये 10 रुपये अधिक मतलब +10 किस में जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी ना, तो हम एक एक विद्यार्थी का क्या है, यहाँ पे भोजन का खर्चा निकाले हैं। ठीक है, तभी तो एक एक मतलब एक विद्यार्थी में +10 करके निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये +10 किस में जोड़ेंगे, आगे दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे लिखता हूँ, प्रश्नानुसार 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है, भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। इसको लिखना है भाई, ठीक है ना, तभी तो हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे।
अब हमारे पास दो पात्र है, एक विद्यार्थी का खर्चा जो योजना बनाई थी और एक विद्यार्थी का खर्चा जो पिकनिक पर गए। योजना बनाने वाले सभी नहीं गए थे ना, देखो -8 किए ना, मैंने यहाँ पे -8 किए हैं। ये पिकनिक पर जाने वाले एक विद्यार्थी का खर्चा है। तब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना कंडीशन है, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ कि दो पात्र होते हैं। यहाँ पे दो पात्र है ना, एक विद्यार्थी का ये योजना वाले और दूसरा विद्यार्थी जो गए हैं पिकनिक पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों को बराबर करके लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुलना दिया गया है कि अगर 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए तो प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपये अधिक देने पड़े, ठीक है। दो पात्र हैं और ये कंडीशन दिया है यहाँ पे 10 रुपये अधिक। तो यहाँ पे मैं दोनों पात्र को लिखता हूँ और पहला लिखता हूँ 480/x। ये क्या है, योजना बनाने वाले एक विद्यार्थी की खर्चा बराबर किया और ये 400, ठीक है ना, 400 है, 480 पूरे 1/x -8। ये किसकी है, पिकनिक पर जाने वाले एक विद्यार्थी की खर्चा, ठीक है। दोनों को मैंने बराबर कर लिया। अब ये प्लस 10 रुपये अधिक, 10 रुपये अधिक मतलब +10 किस में अप्लाई करेंगे, तो यह देखो हम इस 10 रुपये को जो योजना बनाए हैं उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्यों मैं ये बात इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा ना, ऐसे नहीं कि, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ ना कि यहाँ पे से अधिक से कम वाली कंडीशन में हम तो फटाक से बता सकते थे, इस स्थिति में कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि से अधिक से कम वाली चीज़ें नहीं दिया है तुलना। तो आप एक चीज़ समझना, यहाँ पे बराबर का मतलब ये समझना कि जब हम इसे हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो दोनों का आंसर बराबर रहेगा, तभी यहाँ पे +10 लगाएं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि ना यहाँ पे देखो यहाँ अधिक संख्या में छात्र है, ठीक है, तो राशि कम हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं तो कम मिलेंगे, मतलब कम क्या कहें कि पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे ना 448 ही है, लेकिन 8 विद्यार्थी नहीं है, तो क्या है यहाँ पे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, पैसे 480 यहाँ पर भी है, 480 यहाँ पर है। पहले ये समझो, ये देखो यहाँ पे मैंने 10 क्यों लगा इसमें, क्योंकि प्रश्न में यह दिखाई दे रहा है कि ये जो भोजन पर व्यय है 10 रुपये अधिक, जो 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए उसमें लगाएंगे, ऐसा जान पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम योजना बनाए हैं उसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ धन की कमी हो रही है बच्चों में और यहाँ धन की बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। ये 4 है ना, 4, ठीक। पहले कैसे मैं बताता हूँ, +10 को यहाँ पे क्यों लगाएं योजना में, मैं आपके जानकारी के लिए ना यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ योजना बनाई है उसके एक विद्यार्थी का योजना, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप नहीं लिखना, आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एक विद्यार्थी द्वारा जाने वाले, ठीक है, जाने वाले एक विद्यार्थी का खर्चा और एक विद्यार्थी द्वारा जब योजना बनाए थे तो इसका खर्चा है। पहले ये बताता हूँ, एक चार्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विद्यार्थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं खर्चा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रति विद्यार्थी खर्चा, ठीक। यहाँ पे ना एक चार्ट बना के बताता हूँ आपको। देखो मान लो योजना बनाया 10 विद्यार्थियों ने और खर्चा है 500 रुपये, ठीक। तो 10 विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी है, खर्चा 500 रुपये है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रति विद्यार्थी खर्चा लिखेंगे 500/10, हमने लिखा था ना बटा करके, ठीक है।
और कितना आएगा इसका 50 रुपया। ठीक है, शून्य शून्य कट गया, यहाँ पे कचड़ा के जैसे हो जाएगा। ठीक है, शून्य शून्य कट गया, 50 बचेगा। अब दूसरा स्थिति यह देखो, जाने वाले, ये मैं उदाहरण से ऐसे ही समझा रहा हूँ ना, जाने वाले यानी इसमें क्या है, मान लो हम क्या है यहाँ पे 5 घटा देते हैं, इसमें 10 में -5 कर देते हैं। देखो ये 10 में -5 कर दिए, यानी ये कितना होगा, बराबर 5। ठीक है, ये 5 हुआ। हमने किए थे ना, एक समय क्या है 8 नहीं गए थे, तो एक समय 8 घटा दिए थे। वैसे ही 10 योजना बनाए थे, 10 में 5 नहीं जाएंगे, तो 5 को यहाँ घटा दिया, 5 बचेगा। लेकिन इसका भी खर्चा क्या है, 5 लोग जा रहे हैं, लेकिन खर्चा 500 ही है भोजन पर। ठीक है, अब इसका क्या है, एक बच्चे प्रति विद्यार्थी का खर्चा निकालता हूँ 500 बटा 5 करके, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 5 एकम 5 और डबल जीरो को डबल जीरो। अब देखो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कितना है 100, कितना का अधिक है ये 50। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया है 10 रुपये अधिक देने पड़े। तो जब ये दोनों बराबर है 500 खर्चा, तो इस 50 को किस में जोड़ेंगे, जो योजना बनाई है उसमें, इसमें ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, 500 बटा 10 ये उठाया एक विद्यार्थी का जो योजना बना है, उसी में ये 500 उसी में ये +50 को हम जोड़ देंगे, ऐसे +50 को बराबर किए। और इधर क्या है, जाने वाले, पिकनिक में जाने वाले। ठीक है, जिसकी संख्या कम है। ठीक है, यहाँ पे 500 बटा ये 10 -5 है, संख्या में ना 5 हो गई। ठीक है, घट गया, यहाँ पे 1 से -8 लिखते थे ना, वैसे यहाँ पे 5 है। ये क्या है, पिकनिक पे जाने वाले, और ये क्या है, योजना, और ये क्या है, जाने वाले। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो 10 को कहाँ पे जोड़ेंगे, योजना में जोड़ेंगे, तभी ये दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। देखो कैसे बराबर होगा, देखो 50 का गुणा होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, ये प्लस और ये भी 500 पूरे का बटा 10। ठीक, ये बराबर, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखो तो ये 100 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आया था। अभी इसको और हल करेंगे, देखो 500 और 500 कितना होगा, 1000। और ये 100 नहीं है ना, ये 10 है, यहाँ पे 10 है ना। ठीक, देखो 500 और 500 कितना होगा, 1000 बटा कितना है 10, बराबर कितना इधर 100। अब देखो बराबर 100 इधर है और इधर भी 100 आ जाएगा। देखो 10 10 100 बचा और बराबर है इधर भी 100। अब हुआ ना बराबर, ठीक है ना। तो समीकरण ऐसे ही होते हैं, बराबर का मतलब होता है दोनों पक्ष समान होने चाहिए। जब इधर 100 है तो इधर भी 100 होंगे, इसलिए 500 को हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, किसमें, योजना बनाए उसमें, क्योंकि यहाँ राशि की कमी हो रही है योजना में, और क्योंकि इसमें बच्चे अधिक हैं। लेकिन जो जाने वाले हैं पिकनिक में बच्चे कम हैं, लेकिन क्या है राशि उतनी ही है, इसलिए यहाँ पे राशि बढ़ रही है। और चूंकि हम दोनों को बराबर लिए हैं, इसीलिए जो +50 है, 50 अधिक देने पड़ेंगे, यहाँ नहीं देने पड़ेंगे जाने वाले को, जाने वाले को ही देने पड़ेंगे, लेकिन हम +50 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, +50 करके, तभी ये 100 होगा और ये भी 100। ठीक है, समीकरण ऐसे बनते हैं गणित में। तो ऐसे ही इसे ऐसे नोट करके रखना, क्योंकि ऐसे ही एक और प्रश्न है। अब देखना, ये ऊपर है ना। ठीक है, अब देखो ये तो जान गए ना, ये योजना वाली है, योजना वाली, और जाने वाले विद्यार्थी की, एक विद्यार्थी की खर्चा, और ये योजना बनाने वाले एक विद्यार्थी की खर्चा, और जो है हम इसमें +10 किए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जाने वाले में 10 अधिक जोड़नी है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं जोड़नी है, इसमें जोड़नी है। मैं कई बार इसमें जोड़ जोड़ के हल किया, हल नहीं होता है भैया।
अब आगे हल करते हैं। ठीक है, ये भिन्न है, ये पूर्णांक संख्या है, x का गुणा इसके साथ होगा तो ये 10x प्लस है तो प्लस 480। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण में एक और क्वेश्चन है। ठीक है, केवल अंक बदले हैं। ये 480 बटा x माइनस 8। अब देखो इस यहाँ पे बराबर है ना और दोनों भिन्न है तो तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना 480 प्लस 10x, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे ना, x माइनस 8 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया गुणा, ये छोटी है ना तो इधर ला दिया। ठीक है, दोनों का गुणा हो गया, बराबर कर देता हूँ और ये सीधा एक एक संख्या में है, एक एक पद में, तो 480 और x का इधर आके गुणा होगा तो 480x। ठीक है, अब इसे हटाता हूँ, इसे हल करते हैं। ठीक है, बराबर किया, देखो x का गुणा पहले इन दोनों के साथ, फिर माइनस 8 का गुणा इन दोनों के साथ, तो x 480 में गुणा होगा तो x, ये धन है, ये भी 10 है तो 10 और संख्या के साथ गुणा होता है। चर राशि है, चर राशि का गुणा होगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्या पे x का एक घात है, यहाँ पे x का एक घात है तो x का 2 घात हो गया। गुणा के समय चर राशि समान होनी चाहिए ना, उसका घात जुड़ जाता है, भाग के समय घट जाता है। ठीक है, बताते आ रहा हूँ, ये तो कॉमन चीज हो गए होंगे आपके लिए। अब माइनस 8, देखो यहाँ पे ऋणात्मक है, ये 480 क्या धनात्मक है तो गुणा होकर ऋणात्मक बनाएंगे। ठीक है, और 4 8 शून्यम 0 8 64 का 4 हाँ सिलाई 6 8 चौक 32 32 और 6 38। ठीक, ये 3840। अब उसके बाद ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ऋण ही बनाएंगे गुणा करके। 8 दहम 80 और चूंकि यहाँ पे कोई चर नहीं है, यहाँ पे चर है तो उसको एक में होता है उसे उतार देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चर नहीं है। अब बराबर किए 480x। अब देखो यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ पे एक चर राशि वाला संख्या है, तो चर राशि वालों को इधर ला लेते हैं और संख्या को इधर कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या है, घात की घटती क्रम में लिखेंगे तो पहले 10x को लिखेंगे स्क्वायर, चूँकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा और ये बड़ी है। ठीक है, प्लस 480x और ये भी 480x है तो ऋणात्मक करके लेंगे क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है। अब ये माइनस 80x दिया है। ठीक है, ये माइनस इधर जाके 38 480 बना लेगा। अब देखो हमारा, देखो एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, दोनों समान है। ठीक है, इतना तो आप जानते हो कि क्या हो गया हो। अब 10 स्क्वायर लिखा, ये माइनस 80x। ठीक, ये माइनस और ऋण संख्या घट जाएगी तो ये खत्म, 0 हो गए, बराबर 3840। देखो ये संख्या बहुत बड़ी है, अंतिम पद में इधर आके जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा यह देखना कि उभयनिष्ठ निकाल लेना। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है, यानी 10 निकल जाएगा। इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि एक पद में उभयनिष्ठ नहीं निकलता है, यहाँ पे 2 पद से निकल जाएगा। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 10 निकालेंगे ना, देखो 10 के पहाड़े में क्या 80 आता है तो 10 को निकाल देते हैं। ठीक है, x को नहीं निकाल देना क्योंकि ये हमारे वर्ग का वर्गमूल बनेगा। मैं ये छोटी संख्या करने के जुगाड़ में हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये 10 को इधर लाएंगे और भाग कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, 10 को बस निकाल रहे हैं, वर्ग को नहीं निकाल देंगे, ये छोटी x भी x निकल जाएगा, 10x निकलेगा यहाँ पे, लेकिन नहीं निकालना, संख्या को छोटी करने के लिए केवल 10 को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 10x स्क्वायर बटा 10 माइनस 80x, ये तो करते आ रहे हैं ना, जिसको निकालते हैं उसी से भाग दे देते हैं
ताकि ब्रैकेट के अंदर क्या संख्या बचती है वो पता चल जाता है। ठीक, अब देखो हम अपना क्या है 10 को लिखे, 10 देखम 10 यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 10 10 खत्म, माइनस 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80 यानी 8 बार में। चूँकि यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है तो 1 को उतार देते हैं। ठीक, ये तो करते आ रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं। अब आगे ये देखो, ये 10 क्या है इन दोनों के साथ में, इस ब्रैकेट वाले के साथ गुणा में है, तो हम ब्रैकेट हटाते हैं और 10 को पक्षांतरित करते हैं। क्या हो जाएगा 340/10। कितना छोटा हो जाता है। मैं लेसन 2 में लास्ट वाले क्वेश्चन को शायद बताया था छोटा कैसे करना है। उभयनिष्ठ निकाल दो, ठीक है ना। देखो शून्य शून्य कट गए ना, तो बचेगा 3 8 4। देखो कितना था, इतना हो गया, बड़ा सरल हो गया अब। और हम क्या है द्विघात ये भी हमारा द्विघात समीकरण, ये अंतिम पद को क्या हम पक्षांतरित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ। देखो हम इस कार्य को ना इधर लाएंगे तो फिर हमारा द्विघात, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इधर लाएंगे फिर इधर करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हम यहीं से क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे अपने पूर्ण वर्ग विधि से, जिसमें हमारा पहला कार्य क्या होता है, अंतिम पद सी का क्या करते हैं। देखो अंतिम पद सी को क्या करते हैं, ये जो अंतिम पद है ना सी को क्या ट्रांसफ़र करते हैं। पहले से ट्रांसफ़र है तो रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक संख्या है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक संख्या ए है, तो ए का दोनों पक्ष में भाग कर देते, तो ए एक कट जाता है और स्क्वायर एक्स स्क्वायर बस बच जाता है। तो हमारे में क्या एक्स स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट सीधा मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ, बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस किए, 2x कॉमा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें अपना सर्व समीकरण से मेल करनी है। ठीक है, 2x है, उसके बाद a दिया है। a का वैल्यू कितना होगा ब्रैकेट से पता चलेगा हल करने से। 2x क्यों, ये मध्य पद को लिखे 8x, 2x का क्या लिखे है हमने उभयनिष्ठ निकाले। अब इसी से भाग करते हैं तो ब्रैकेट में जो भी बचेगा वो पता चल जाता है। अब आगे और देखो, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x। अभी हमारा a की वैल्यू निकाला गया है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते a की वैल्यू क्या है, किस लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, अभी और भी आने वाला है पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, और ये लंबा बहुत हो गया है ये लेसन। ठीक है, जल्दी करते हैं इसको। ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा कर दिया, x को क्या कटा देते हैं, क्योंकि चर चर का और संख्या संख्या का 2 चौक, ठीक 2 चौक 8 और एक से कट गए तो ख़त्म बात। इधर 3 8 4। अब क्या करेंगे, ये क्या हमारे a का निकल गया वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो a की वैल्यू निकल गया 4। अब इसी a को क्या करते हैं जोड़कर उसका वर्ग को जोड़ देते हैं समीकरण में। तो हम इसी 4 को क्या करेंगे दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण में 2x का गुणांक, 2x के गुणा वाली संख्या कौन है 4, 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए एक और पेज लेते हैं भाई। अब दोनों पक्षों में जोड़ते हैं फटाक से, क्योंकि ये आधा घंटा निकल गया और एक और क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन करना है। फटाफट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना नोट मिल जाए और मेरा भी काम हो जाए फटाक से। 4 इसका ही वर्ग को जोड़ेंगे, बराबर करेंगे 3 8 4 प्लस 4 का वर्ग। अब ये क्या है कि हमारे सर्व समीकरण से मेल खा रहा है। ठीक है, कौन से वाले, सेकंड वाले से।
ये सेकंड वाला, ये हमारा समीकरण जो है इस सर्वसमीकरण से मेल खा रहा है। ठीक है, आप पॉज करके देखना, टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते आ रहे हैं, वीडियो लंबा चला जाता है। अब इस वर्ग पूर्ण वर्ग में लानी है हमें समीकरण को। ठीक है, तो ये रहा सर्वसमीका एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए का वर्ग बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस 2x के सामने है तो पूरे का वर्ग लेने पर, यानी सर्वसमीका लेने पर। ठीक है, वर्ग वर्ग को देखने करके बताते आ रहा हूँ, उसके वर्ग को छोड़ो, संख्या को उठा लो। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे पूरे का वर्ग दिया तो वर्ग बराबर किए 3 8 4 प्लस प्लस 4 का वर्ग सब जानते 16 होता है। अब अभी इसको हल करते हैं आगे, बराबर करते हैं 1 माइनस 4 वर्ग बराबर, देखो 84 में 16 जुड़ गए बन गए 100, यानी 300 प्लस 100 यानी 400। ठीक, अब ये वर्ग को पक्षांतरित करते हैं, वर्ग को पक्षांतरित करते हैं तो बताते आ रहा हूँ क्या करना है, हमेशा करनी बनता है। ठीक है, और बहुत सारे गणित में मैंने देखा है जब वर्ग को करनी पक्षांतरित करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि प्लस में क्या आ सकते संख्या, माइनस में क्या। ठीक, अब आगे आप तो जानते हैं 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, सब जानते हैं इसको। 20 डबल जीरो का 1 0, 4 का 2। ठीक है ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त से। आगे यह करेंगे, बराबर किए, इस माइनस 4 को ना पक्षांतरित करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, स्वतंत्र कर देंगे x को, और 4 क्योंकि प्लस इधर है, माइनस 4 है तो इधर प्लस 4, प्लस और माइनस एक एक बार करके लेंगे इस समीकरण में। तो हमारा पहला कार्य समीकरण में क्या, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे, बराबर किए, x बराबर किया 4 किया, प्लस को लिखेंगे 20 को लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, x बराबर कितना आएगा 20 4 24। ठीक, हमने x क्या लिए थे, पिकनिक पर जाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, दूसरा माइनस करके देखते हैं क्या निकलेगा। समीकरण में ऋणात्मक ये चिन्ह लेने पर, बराबर किए, 1 बराबर लिए 4 लिखे, और ये ऋण को ले लिए, ऋण 20 बराबर 1 बराबर आएगा 20 में 4 घट गया तो बचेगा 16, और ये 20 क्या है, ऋण आएगा ना, बड़ी संख्या है तो। अब देखो संख्या क्या होती है, विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक कभी नहीं होती। ठीक है, अतः करके लिखेंगे x बराबर ऋणात्मक 16, यानी विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, अतः x बराबर 20 योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी, क्योंकि अरे 24 नहीं है, 24 है, 20 नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में आ गया था शायद, अरे ये ध्यान में आ गया था। ठीक है, तो 124 विद्यार्थियों ने क्या किया, योजना बनाई। एक बार प्रश्न को और दिखा देता हूँ,
देखो, पिकनिक पर योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x तो 24 है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, तो चूंकि 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, तब पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x - 8। तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर x - 8, x - 8, ठीक है। और तो यहीं पे लिखते हैं ऐसे, x बराबर कितना, 24 ऋण 8 बराबर आएगा, 24 में 8 घट गए तो 4 इधर 16। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। 16 विद्यार्थी आप लिखना, 16 विद्यार्थी पिकनिक पर गए थे करके। अब देखो एग्जाम्पल में सेम टू सेम यही है, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना, पिकनिक पर जाने वाली योजना थी, उसमें भोजन परिव्यय के लिए ना आप लिखना, ठीक है। उसे आप बना के देखना। मैं एग्जाम्पल में सेम टू सेम क्वेश्चन को हल नहीं कराऊंगा। ये 400 के स्थान पे क्या है, 500 है, ठीक है। और ये 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, वहाँ पे है 5 विद्यार्थी, ठीक है। और वहाँ पे ना 5 रुपए अधिक देने हैं, तब पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं लिखना, ठीक है। संख्या बस बदलना है, 500 रखना है, 5 विद्यार्थी नहीं गए पिकनिक पर और 5 रुपए अधिक दिए, ठीक है। इसी प्रश्न को करके देखना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो हमारा 12वां क्वेश्चन इस प्रकार है। एक कक्षा 10वीं है जिसमें टेस्ट परीक्षा में कमल नाम के एक विद्यार्थी है जिसका अंग्रेजी और गणित के विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। अंग्रेजी और गणित में जोड़ेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। टेस्ट परीक्षा में यहाँ तक हम पात्र का निर्माण करेंगे, ठीक है। यदि गणित में उसके प्राप्तांक पहले के तुलना में 3 अधिक है, एक कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन अंग्रेजी के लिए है कि अंग्रेजी में पहले की तुलना में 4 कम हो गए हैं, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल जब पात्र बना लेंगे उसमें +3 और -4 को फुट कर लेंगे, उसके बाद उन दोनों को ना गुणा करेंगे, तब हमारा समीकरण बन जाएगा। और इसमें पूछा गया अंग्रेजी और गणित में कमल के प्राप्तांक कैसे है, मतलब ज्ञात करनी इसमें। तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसमें और है एग्जाम्पल में। तो देखो जिसे पूछा जाता है उसका ही प्राप्तांक या उसका ही क्या करते हैं, माना करके लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ना कंडीशन में गणित पहला दिया है, तो मैं पहले गणित को माना करके लिखता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी और गणित, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे गणित में पहला दिया है, उसके बाद अंग्रेजी में दिया है। तो मैं सबसे पहले माना करके लिखता हूँ, फिर ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। माना गणित विषय के प्राप्तांक, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, पूछा गया है गणित और अंग्रेजी में, तो गणित विषय के प्राप्तांक माना हमने x, तो अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक हेतु क्या करना है हमको, अंग्रेजी और गणित के विषय को जोड़ देंगे। तो एक को तो हमने मान लिया और उसका योग दिया है, तो तीसरा पक्ष निकल आएगा। देखो कैसे, ये बताते आ रहा हूँ ये, और इसमें हम करते आ रहे हैं प्रश्नानुसार क्या है, गणित और अंग्रेजी के
प्राप्तांकों का योग 40 है। ठीक, 40 है। अब लिखेंगे गणित योग मतलब प्लस अंग्रेजी, ठीक, बराबर लिखेंगे 40। गणित को तो हम जानते हैं 1 से इसका प्राप्तांक, तो 1 से लिख दिए, प्लस किए, ये अंग्रेजी बराबर 40। हम क्या है, अंग्रेजी के पात्र निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने गणित को एक समान लिया, क्योंकि हमें एक ही चर में 2 पात्र बनानी है, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। तो अंग्रेजी को हम स्वतंत्र लिखें, बराबर किए, बराबर के बाद जो भी संख्या लिखे, अब ये x है उसको हम -x कर दिए, क्योंकि इधर प्लस में x। अब ये अंग्रेजी का हमारा पात्र है। अब इसमें एक कंडीशन कहा गया है, गणित विषय में क्या है, उसके प्राप्तांक कमल के क्या है, गणित विषय में पहले की तुलना में 3 अधिक है। तो हम अंग्रेजी में गणित में ना क्या है, +3 कर देंगे। ठीक है। और दूसरा दिया है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो गए मतलब घट गए। तो अंग्रेजी में 40 माइनस x -4 कर देंगे इधर। तो मैं कंडीशन को लिखता हूँ, प्रश्नानुसार गणित विषय के प्राप्तांक पहले की तुलना में क्या है, 3 अधिक हो गए। यानी कितना, हमने गणित को माना x, तो 3 अधिक हो गए मतलब x + 3। और अब दूसरा है, ये प्लस में आएगा ना, ठीक है, प्लस में आएगा ये। और दूसरा क्या है, अंग्रेजी विषय के जो प्राप्तांक है वो पहले टेस्ट भी दिलाए होंगे। ठीक है, पहले की तुलना में कम हो गए बेचारे का, पहले की तुलना में 4 कम हो गए। यानी अंग्रेजी क्या है, 40 -x, अब इसमें हम -4 कर देंगे। देखो इसको ना मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, मैं 3 पद में इसका क्या है, गुणनफल आएगा। 40 प्लस में ये ऋणात्मक संख्या, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पहले अच्छे से करके दिखा देता हूँ। 40 संख्या को लिखे, -4 को लिखे, ये -x, ठीक है, बराबर किए, तो 40 में 4 घट गए तो 36 -x जी x, ठीक है, इसे याद रखना। अब 2 पद में ना इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का गुणनफल देखो, हमने +3 और -4 को क्या अप्लाई कर लिया। अब दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल क्या है, 360 है। ये देखो, अतः दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल मतलब दोनों को गुणा कराएंगे तब आएगा 360। ठीक है, तो गुणा कराता हूँ। पहला तो ये क्या है, x + 3 और दूसरा क्या है 36 - x, ब्रैकेट लगा दिए तो गुणा है समझो, बराबर किए 360। अब गुणा कराते हैं भाई इसको। देखो x का 36 के साथ तो 36x, और x का इसके साथ होगा तो x का वर्ग, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। ठीक, 36 3 छक्के 18
हासिल कितना 1, 3 त्रिक 9, 9 1 10, 108। चूँकि ये प्लस में ये भी प्लस में तो यहाँ पे प्लस में प्लस है, ये ऋण है तो यहाँ पे ऋण 3x ठीक बराबर 360। अब 360 है ना, यहाँ 360 है और इसमें क्या हम क्या करते हैं, इसको ना घटते क्रम में लिखते हैं, संख्या को इधर करते हैं, ठीक है। तो माइनस में दिया है, ठीक है, इधर एक बार सोचना पड़ेगा माइनस को हटाने के लिए। प्लस 36x और माइनस 3x, इधर 360, ये प्लस है, इधर आके 108 माइनस हो जाएगा। तो इसको एक बार हटाएंगे, इसको फिर हल करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 36 में 3 घट गए तो बचेंगे 33, एक्स का एक्स बराबर, ये 10 में 8 गया तो बचेगा 2, ये 5 हो गया, अब 5, ये 0 है तो 5 उतर गए, ये 3 में 1 गया तो बचेगा 2, ठीक है, ठीक। और इसको अब इधर पक्षांतरित कर देते हैं संख्या को, ताकि ऋण को हटा सके, इसका भी हटता है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x इधर आके ये 2 5 2 ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इधर चला गया तो ये 0 और अगला पेज में चला जाएगा। देखना ये देखो, ये अगला पेज में जाएगा। अब बराबर करूं, अब ये ऋण को हटाते हैं, ऋण को हटाने के लिए गुणा लगा दिया मैं, एक्स स्क्वायर, अब प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऋण उभयनिष्ठ के रूप में बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना। ऋण को इधर पक्षांतरित कर दो, ऋण खत्म हो जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 5 2 बराबर 0, ऋण को इधर पक्षांतरित कर दूं, खत्म हो जाएगा अपने आप। अब इसको उठा लो, बराबर 0, ठीक। अब ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। समय कम है, मैं फटाक से यहीं पे पक्षांतरित करता हूँ। पहले हम अंतिम पद c को पक्षांतरित करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 33x बराबर किए, ठीक है भाई, ये प्लस है तो इधर 2 5 2, ठीक। अब ये मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि आप बता नहीं रहे हो करके, ये बहुत कर चुके हैं अभी। 2x से क्या उभयनिष्ठ निकाले, 33x लिखे और उभयनिष्ठ निकाले, उसी से भाग दे दो, बराबर माइनस 252। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लगा देते, एक्स एक्स से खत्म, 33 को ना नहीं दे सकते, दशमलव में चला जाएगा, माइनस 2 5 2। अब ये क्या हमारा सर्वसमीका का a की वैल्यू निकल गया। अब इसका ही हम वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो लिखता हूँ मैं भाई यहाँ पे कम से कम 2x का गुणांक 33/2 पूरे का वर्ग को जोड़ने पर दोनों पक्षों में, ठीक। फटाक से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा में 33/2 प्लस 33/2 पूरे का वर्ग और बराबर माइनस 2 5 2 प्लस 33 का वर्ग। सोच के रखना, सोचना नहीं पड़ता, हमें हल करना पड़ता है, हमारे लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा कैसे होगा। ये क्या हमारा सर्वसमीका से मेल खा रहा है, ठीक है। तो सर्वसमीका हमारा क्या होगा, 2xa प्लस a का स्क्वायर बराबर xa माइनस, इसलिए पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक है। सर्वसमीका यहाँ पे लिख लेना, ये फटाक से लिख पड़ा मैं। वर्ग वाली संख्या को उठाते हैं, x का वर्ग है 33/2 का वर्ग है, ये ऋणात्मक है 2x, क्योंकि यहाँ पर भी ऋणात्मक है, ये पूरे का वर्ग है, बराबर
-2 5 2 और प्लस लिखे 33 है, यहाँ पे गुणा कराते हैं जी फटाक से। गुणा में 3 3 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9 गुणा में वही तो आएगा। और 9 का 9 9 दूनी 18 18 का 8 हासिला 1 1 और 9 10। ठीक, बहुत आसान था। अब इसको घटाना पड़ेगा। पूरे का बटा 2 का वर्ग 4। अब इन दोनों को घटाना ही पड़ेगा ना, यहाँ भी लिख देता हूँ फटाक से। 33/2 पूरे का वर्ग बराबर, पहले घटाएंगे ना भाई इसको, तब प्लस माइनस लगाएंगे इधर। तो मैं यहाँ पे 10 8 9 किया और 2 5 2 प्लस माइनस देखेंगे उधर 7 हो जाएगा। और 9 में 2 गए 7 और 5 में 8 में 5 गए तो 3, 10 में 2 गया तो 8। नहीं, इसका मैंने गलत किया है जी। यहाँ पे पूरे का वर्ग नहीं था ना, इसीलिए यहाँ पे इसे ये नहीं समझना, ठीक है। इसको ना मैं ना पूरा डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ना प्लस था, इसका बस 4 था, अभी 4 के इसका गुणा होना था, ठीक है। तो इस भाग को भूल जाना भी। -2 5 2 प्लस 8 9 पूरे का बटा 2 था ना भाई, ये 4 था ना भाई। जल्दीबाजी में यही होता है, टाइम बर्बाद हो गया ना। बराबर किए x² 33/2 पूरे का 2 बराबर 4 दूनी 8 4 पंचे 20 20 का शून्य हासिल आई 2 4 दूनी 8 8 2 10 1008 माइनस है, ये प्लस है। अब होगा घटाना जोड़ना, ठीक है। 4 अब घटाते हैं, देखो बड़ी ये तो ये है और 9 में 1 गया 8 का 8, देखो ये 0 0 है तो 0 0 ये 8 होगा ना, ठीक 81। तो बराबर करके लिखूँ x माइनस 33/2 पूरे का वर्ग बराबर 81/4, ठीक। अब ये वर्ग को पक्षांतरित करते हैं तो स्वतंत्र लिखते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, बराबर के प्लस माइनस लगाए, ब्रैकेट को वर्ग को करनी बनाए 81/4। अगले पेज में फटाक से इसको ले जाते हैं इधर। एक बार और हल होगा। 33/2 बराबर प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9 4 का वर्गमूल 4 2 जी 2। अब 100 को स्वतंत्र लिखेंगे, 33 किए प्लस है इधर माइनस इधर प्लस माइनस को इधर लगा दिए। देखो दोनों क्या है। अब फटाक से ना आप लिखना, मैं धन चिन्ह लेने पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि भी एक और क्वेश्चन हल करा सकूं फटाक से। क्या लेंगे आप पूरा लिखना, ठीक है। x बराबर 33/2 प्लस 9/2, x बराबर लेंगे, हर को उतार लिए 33 प्लस 9, तो x बराबर आया 33 में 9 जोड़ गए तो 42/2, यानी x बराबर आया 21, ठीक। दूसरा कंडीशन ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर मेरा x बराबर लिखा मैं, ये आपके नोट के लिए फटाफट उतार रहा हूँ, ठीक है। बहुत हल करा चुके हैं हमें इसमें ये 2, ठीक है। अब ये x बराबर लिखे, 33 में 9 घट गया तो कितना बचेगा 33 10 9 24/2, ठीक है। x बराबर आया 12। देखो दोनों क्या है ना, दोनों धनात्मक है,
एक चीज देखना, और कहाँ पे गए हमारा ये क्वेश्चन, गुम ना जाए बेचारा, कहाँ पे क्या किए थे। देखो, गणित विषय के प्राप्तांक लिखे थे x, ठीक है, और अंग्रेजी है तो 40 माइनस x। तो हमें इसमें ना दोनों को पहले करके देखते हैं। पहला कंडीशन लिखेंगे, माना गणित x बराबर 21 है, तब अंग्रेजी 36 माइनस x, ठीक है। 36 लिखा, 36 21 किया, 5, ठीक है। नहीं 40 है जी, ये 40 है, ये 40 है ना, ये 40 है, और 40 में 21 घट गया तो बचेगा 40 है कि नहीं, हाँ भाई 40 है। अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी का पात्र 40 माइनस x, और हम 21 को पहले देख रहे हैं ना, 2 एकम, ठीक ठीक ठीक। तो ये कितना होगा, 19 आएगा क्या, ठीक है 19 आएगा ये 19। दूसरे देखेंगे, माना गणित क्या है, x है, बराबर किए, अब 12 को लेते हैं, तब क्या होगा, अंग्रेजी बराबर 40 माइनस x, 40 माइनस 12 को करो तो 28 आएगा, ठीक है। ये 40 में 12 घट गए तो इसका आंसर 2 पद में होगा, ठीक है। एक 21 और एक 19, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 40 आ रहा है ना, दोनों का योग 40 था ना, प्रश्न में दोनों का योग 40 था, देखो, ठीक है। या 12 28, ठीक। तो हमारा ये 12वां खत्म। एक लास्ट प्रश्न है, फटाक से करा देता हूँ, इसमें आपको ना ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। देखो, नीलमणि की क्या है, 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, कुछ नहीं है। वर्तमान मानेंगे एक, माना नीलमणि, कितना सुंदर नाम है, नीलमणि की वर्तमान आयु बराबर x, तो 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु, इसमें आपको सोचना नहीं है, 5 घटा देनी है, और 8 वर्ष पूर्व की आयु, देखो यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल, दोनों को फिर गुणा करा देंगे, x माइनस 8, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार बहुत छोटा सा प्रश्न, इसे लास्ट टाइम छोड़ देता आपके लिए होमवर्क के लिए। ये 10वां क्वेश्चन है ना प्रश्नावली का, और ये लास्ट समझो, सब हल कर दिया। इसके बाद कल मैं ना, चलो भी करा देते हैं इसको फटाक से, दोनों आयु का गुणनफल बराबर 40 है, ठीक है। तो x माइनस 5 और x माइनस 8 बराबर 40, इन दोनों को गुणा कराते हैं, फिर हमारा x का स्क्वायर माइनस 8x, अब माइनस 5 का माइनस और प्लस है तो माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर 40। देखो ये प्लस, ये संख्या तो इधर कर दो, और संख्या इसको इधर ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गए, संख्या जुड़ जाएंगे लेकिन ऋणात्मक ही रहेंगे, 8 5 13 हो जाएगा जी, ये 13 है, ठीक है। 8 5 13, x ऋणात्मक रहेंगे दोनों, प्लस उधर माइनस कर देते हैं 40,
ये -40 ख़त्म हो गए। ये देखो x² माइनस 13x बराबर 0। अब आपको बड़ा छोटा सा काम मिल गए। इसमें आपको c नहीं है, इसमें डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, अंतिम पद का क्या करता हूँ, अंतिम पद को क्या पक्षांतरित करते हैं, इसे यहाँ पे नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। ठीक है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं आगे। ठीक है, और मैं ये लास्ट वीडियो ऐसा बना रहा हूँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, लेकिन सबको दिखा दिखा के करता हूँ। हम सीधा मध्य पद को तोड़ेंगे, 13x बटा 2x बराबर 0। ठीक, x² माइनस 2x 13 बटा 2, x खड़ गया, बात खत्म हो गई इसका। अब इस a की वैल्यू निकल आए ना, इसका हम 2x गुणा में 13 बटा 2 धन करेंगे, इसी का ही वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ रहे समझो। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखने की ज़रूरत है भैया, आप स्टूडेंट हो। 13 2 पूरे का वर्ग कुछ नहीं है, तो इसको इसे ही जोड़ दिए। ठीक है, अब इसे सर्व समीका लेने पर इसे लिखेंगे, सर्व समीका टाइम हो चुका है ना, इसे लेकर रहा हूँ फटाफट, 1 घंटा बहुत हो जाता है। सर्व समीका माइनस है ना, तो माइनस 2xa प्लस a बराबर x माइनस a पूरे का वर्ग लेने पर। ठीक, x वाला स्क्वायर वाला संख्या उठाओ, x उठा लिए इधर, 13 बटे 2 उठा लिया, बीच में माइनस है, पूरे का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है 169। ठीक, 2 का वर्ग 4। अब ये वर्ग को इधर सीधा डायरेक्ट पक्षांतरित कर दो। ठीक है, क्या आप इतने को हल कर सकते हैं? फटाक से कर देता हूँ जी, कई बच्चे नहीं कर पाते ना। x² 13 बटा 2, ठीक है, बराबर प्लस माइनस 1 6 9 और ये 4 कैसे कैसे हो रहे। ठीक है, देखते जाओ। वर्ग को पक्षांतरित किए, बराबर किए, x माइनस 13 बटा 2 बराबर प्लस माइनस ये फिर 13 बटा 2 होगा। ठीक है, वर्ग ही रख सकते थे, वर्ग वर्ग आपस में कट जाते, इस -13 को इधर कर देते हैं। x बराबर किए 13 बटा 2 प्लस माइनस 13 बटा 2। ठीक है ना, कितना आसान है ये। अब ये हमारा समीकरण है। ठीक है, पहला हम ना धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, x बराबर लिखे 13 बटा 2 प्लस लिए 13 बटा 2 और बराबर किए, x बराबर हर समान है इसलिए अंशों को जोड़ देते हैं। तो x बराबर 13 26 बटा 2 यानी x बराबर आया 13। ठीक, और दूसरा कंडीशन ये है ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब आगे यह देखो, x बराबर 13 लिए बटा 2 और माइनस को ले लिए, 13 बटा 2 इधर भी दिया है। अब बराबर किए, x बराबर लिखा, हर समान है इसलिए अंशों को घटा देंगे, 13 माइनस 13। अब इधर देखो, बड़ा आसान सा आंसर आ गया हमारा, 13 माइनस 13 यानी 0 बटा 2। और 0 को जब भी किसी संख्या से भाग देते हैं ना, तो हमेशा 0 ही आता है। इस तरह केवल x की वैल्यू आया 13, और हमारा प्रश्न में केवल एक ही पात्र था। ठीक है, उसको 2 पात्र उसके 2 पूर्व आयु के आधार पर बनाए थे। नीलमणि की वर्तमान आयु x था, तो वर्तमान आयु कितना निकला 13। ठीक है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 3 आज खत्म हो गया। कल हो सकता है एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन है उसको हल करा दूँ, कल ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत हो गया है।